Hey guys, my name is Ritesh Agrawal and I welcome all of you towards the Hindu analysis for today. Let's check out all the top stories from today's Hindu newspaper. Okay, India considers reciprocal steps to UK quarantine rules. You will see this article on the front page. We'll talk about this. Process to induct women into NDA by May 2022. Okay, it's a continuation of the story towards NDA. Assam, Nagaland CMs hold talks with NSCN-IM. It's related to internal security. We'll talk about this. Kasturi Rangan to lead syllabus panel again towards governance, education. We'll talk about this. VR Chaudhary appointed as the next chief of the air staff in the appointment section. Adani to invest $20 billion in green energy. Looks like a business update but relevant from the perspective of environment. We'll talk about this in detail. And then some really good articles and editorials today, especially this one, swooping down on algorithms. Really interesting article. We'll talk about this. And changing the agri exports basket with some important statistics. Okay, so let's explore these. India considers reciprocal steps to UK's quarantine rules. तो देखो हो क्या रहा है, if इंडिया से कोई ट्रेवलर यूके जा रहा है तो यूके में अभी क्या गाइडलाइंस हैं कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर द गाय इज वैक्सीनेटेड और नॉट, उसके वैक्सीनेशन स्टेटस के इररिस्पेक्टिव उसे यूके में 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा. 5 दिन के बाद एक कोविड टेस्ट होगा और अगर नेगेटिव आया तो फिर वो आगे अपना काम कर सकेगा. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज हर्टिंग द ट्रेवलर्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू यूके. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में यूके गवर्नमेंट से बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रोविज़न नहीं हटाया गया तो इंडिया कैन रेसिप्रोकेट, विच मीन्स इंडिया भी यूके से आने वाले ट्रेवलर्स के लिए इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है. ठीक है, तो इंडिया कुड इम्पोज रेसिप्रोकल मेजर्स ऑन यूके इफ लंडन मेंटेन द करंट क्वारंटीन पॉलिसी दैट सब्जेक्टेड इंडियन ट्रेवलर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस टू अ क्वारंटीन पीरियड लास्टिंग 10 days. ओके, सो दिस इज सम बेसिक टेक्निकल इश्यूज गोइंग ऑन. ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में जो वैक्सीन कोविशील्ड है उसे काफ़ी हद तक रिकॉग्निशन मिला हुआ है यूके में. ठीक है, तो प्रॉब्लम वैक्सीन को लेकर के नहीं है, प्रॉब्लम उनके कुछ जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको रिकॉग्निशन को लेकर के. आई थिंक दिस विल बी रिजॉल्व सून. ठीक है, अच्छा. प्रोसेस टू इंडक्ट विमेन इनटू एनडीए बाय May 2022. देखो अगेन दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन क्लासेस और इन अर्लियर हिंदू एनालिसिस वीडियोस अबाउट एंट्री ऑफ विमेन इनटू एनडीए. तो हुआ क्या था इनिशियली, पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वी आर अलाउइंग विमेन टू सिट फॉर द एनडीए एग्जाम दिस ईयर. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वी ऑल्सो वॉन्ट विमेन, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन विमेन टू एंटर इनटू एनडीए बट वी नीड 1 year. एंड फाइनली नाउ दे हैव सेड दैट कि अगले साल जो 2022 में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, उसमें विमेन कैंडिडेट्स के बारे में पूरा डिटेल होगा और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे कैन गेट इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी. अब एनडीए क्या है, इट्स अ ट्राई सर्विसेज एकेडमी, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमी, जो आप 12th के बाद एग्जाम दे करके आप चाहे आर्मी ज्वाइन करना चाहें, नेवी ज्वाइन करना चाहें, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहें, यू कैन ज्वाइन एनडीए. ठीक है, तो अभी तक क्या था कि खाली मेल स्टूडेंट्स कैन गो इनटू एनडीए, अब विमेन स्टूडेंट्स कैन आल्सो गो इनटू एनडीए बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2022. तो क्या कहा है उन्होंने कहा है कि अरेंजमेंट सेट टू बी मेड रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करिकुलम फॉर फिजिकल ट्रेनिंग बिफोर द इंडक्शन ऑफ विमेन. उसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी. पहली बात तो आपको करिकुलम देखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या, ठीक है, वंस यू गेट इनटू एनडीए अल्टीमेटली यू हैव टू गेट इंडक्टेड इनटू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ना, तो आपको उसकी एम्प्लॉयबिलिटी और उतनी जॉब्स भी तो जनरेट करनी है, तो वो रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से अगले साल से ये इशू निकाला जा सकेगा. अच्छा, आसाम नागालैंड सीएम्स होल्ड टॉक्स विद NSCN-IM. ठीक है, आसाम और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की किससे, NSCN-IM. व्हाट इज NSCN? ओके, so NSCN is a separatist group operating in Nagaland. ठीक है, तो हम देखते हैं असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा met सीनियर नागा एक्सट्रीमिस्ट लीडर थुइंगलेंग मुइवा. ठीक है, along with the Nagaland CM Neiphiu Rio. ठीक है, मिस्टर मुइवा इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइसैक मूविया faction of National Socialist Council of Nagaland.
तो देखो ये एक आप कह सकते हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो नागालैंड में ऑपरेट कर रहा है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक सेपरेट नागालैंड कंट्री बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालिम के नाम से, ठीक है। तो NSCN जो ग्रुप फॉर्म हुआ था, इसके फैक्शंस हो गए बाद में। इनिशियली एक ही ग्रुप था, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, बाद में इसके दो टुकड़े हो गए, NSCN IM और NSCN K, ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुइवा, ठीक है। इनिशियली से 3 लोगों ने मिलकर फॉर्म किया था 1980 में, आइजैक चिसिसू, थुइंगलेंग मुइवा और SS खापलांग, ठीक है। बाद में SS खापलांग अलग हो गए तो NSCN K अलग बन गया, और इन दोनों के नाम पे NSCN आइजैक मुइवा बन गया, ठीक है। आइजैक चिसिसू की बाद में डेथ हो गई, तो नाउ द थुइंगलेंग मुइवा इज लीडिंग द IM फैक्शन, ठीक है। तो इन 1988 द फैक्शंस अरोज एंड मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन नागा स्टेट नागालिम। अब ये डिस्कशन क्यों हुआ, असम और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर क्यों इस फैक्शन से मिले, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इसके बारे में कोई डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए। हाँ, बट असम के CM थोड़े समय पहले, लगभग 24 घंटे पहले, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे, ठीक है। तो देयर आर वेरियस स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन, बट विल हैव टू सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। देखो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये कस्तूरी रंगन साहब है, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, और ये हेड बन गए हैं नए सिलेबस पैनल के, ठीक है। तो आपकी जो एजुकेशन है उसका सिलेबस अपडेट होने वाला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात की गई थी कि एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिसके बेसिस पे नई NCERT की बुक्स आएँ, ठीक है। और जो हमारी पढ़ाई, जैसे वक्त के साथ हमें क्या पढ़ना चाहिए वो सब चीज़ें बदल रही है, उसके हिसाब से नया करिकुलम की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए एक 12 मेंबर का पैनल बनाया गया, और उस पैनल के चीफ इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन है, हु ऑल्सो हेडेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। He also chaired the drafting committee for national education policy, and now he has been made a head of the panel to devise new national curriculum framework, ठीक है। इनको 3 साल का वक्त दिया गया है। 3 साल के वक्त में इनको ग्लोबल प्रैक्टिसेस को बदलते वक्त को देखते हुए नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रेडी करना है, जिसके बेसिस पे फिर NCERT बुक्स बनाएगी। इस तरह की लास्ट एक्सरसाइज कब हुई थी? 2005 में, और अब जाके तकरीबन 15-16 साल बाद हम 2021 में एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। दिस विल बी अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। जो ये करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होगा, जिसके बेसिस पे नई किताबें आएंगी, नया सिलेबस आएगा, नई टेक्स्ट बुक्स बनेंगी, नई टीचिंग प्रैक्टिसेस आएंगी, ठीक है। और NCERT वो बुक्स बनाएगा, ठीक है। ऐसे 4 फ्रेमवर्क ये बनाएगा। 4 फ्रेमवर्क किस किस के लिए? एक स्कूल एजुकेशन के लिए, दूसरा टीचर एजुकेशन के लिए, तीसरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जो प्री स्कूल लेवल पे एजुकेशन होती है, और फिर एडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे 4 फ्रेमवर्क्स बनाएगा, जिसके बेसिस पे फिर आगे की पढ़ाई होगी, ठीक है। कौन कौन मेंबर्स हैं? के कस्तूरी रंगन तो चीफ हैं ही, इसके अलावा जस्ट टू मेंशन काफ़ी लोग एकेडमिक्स हैं, जैसे MK श्रीधर कर्नाटका नॉलेज कमीशन मेंबर सेक्रेटरी हैं, TV कट्टीमनी इज द वाइस चांसलर इन सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, नजमा अख्तर इज वाइस चांसलर इन जामिया मिलिया इस्लामिया, जगबीर सिंह चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मंजुल भार्गव इज अ वेरी नोटेड अमेरिकन मैथमेटिशियन, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। फिर पीपल फ्रॉम नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड भी हैं, कुछ लोग नॉन प्रॉफिट सेक्टर से हैं, जैसे धीर जिंगन एंड शंकर मारूवदा। मिलिंद काम्बले जो हैं IIM जम्मू के चेयरमैन हैं। फिर गोविंद प्रसाद शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। महेश चंद्र पंत इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर। तो काफ़ी सारे नाम हैं, सारे नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नाम मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो कि काफ़ी बड़े बड़े नाम जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो सब, और अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लोग हैं उन सब की राय ली जाएगी इस करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। हाँ, ये एक बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ। जो हमारे करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं RKS भदौड़िया, वो September 30 को रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी जगह जो नए एयर स्टाफ चीफ हैं, या नए एयरफोर्स चीफ आप कह सकते हैं, विवेक राम चौधरी चुने जाएंगे। ही वॉज ऑलरेडी वाइस चीफ, ठीक है। अब इन्हें एयर चीफ बना दिया गया। तो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। करंट चीफ RKS भदौड़िया इज रिटायरिंग ऑन September 30। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मिस्टर अडानी, गौतम अडानी विल इन्वेस्ट $20 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी। देखो थोड़े टाइम पहले हमने बात की थी, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट न्यू दिल्ली ने होस्ट की थी,
और उसमें मुकेश अंबानी साहब रिलायंस के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 3 सालों में। एंड उन्होंने एक 1-1-1 विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 सालों में 1 किलो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का जो दाम है उसे $1 से कम पे ले आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात की थी कि वी विल जनरेट अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, about 100 gigawatt of renewable energy, and with the help of that renewable energy we will extract green hydrogen and bring down the cost of green hydrogen। अब उसी को काउंटर करता हुआ या मान लीजिए compete करता हुआ एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया। इन्होंने कहा हिज ग्रुप विल इन्वेस्ट $20 बिलियन। उन्होंने $10 बिलियन कहा था, इन्होंने $20 बिलियन ओवर नेक्स्ट 10 years इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स चीपेस्ट ग्रीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, दे विल फोरे इनटू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, पावर ऑल डेटा सेंटर्स विद रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करेंगे, टर्न इट्स पोर्ट्स इनटू नेट कार्बन जीरो बाय 2025। जितने भी इनके पोर्ट्स हैं, अडानी के पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो उन सबको नेट कार्बन जीरो बनाएंगे, यानी उनका कार्बन एमिशन का इंपैक्ट जीरो कर देंगे। एंड 75% ऑफ केपेक्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव एटलीस्ट ऑन पेपर उन्होंने अनाउंस किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने का। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, और द अनाउंसमेंट ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मुकेश अंबानी साहब ने थोड़े समय पहले इस तरह का अनाउंसमेंट किया था। तो लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ग्रीन वर्ड देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी इनिशिएटिव, चाहे वो बिजनेस हाउसेस से आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्फेयर में आ रहे हैं, चाहे वो समिट्स हो रही हैं, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मज़ा आ गया ये आर्टिकल पढ़ के। स्वीपिंग डाउन ऑन एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम समझते हैं आप। देखो, जैसे कभी आप यूट्यूब ओपन करते हो, या लेट से यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब पे आप जिस तरह के वीडियोस बार बार देखते हैं, लेट से अगर आप मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं, या लेट से अब आपकी जनरेशन में लेट से आप अरिजीत सिंह के फ़ैन हैं, ठीक है, तो आप अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं, तो क्या होगा, यूट्यूब बार बार आपको अरिजीत सिंह के वीडियोस दिखाएगा, राइट। आपने अमेज़ॉन में कहीं जूते देख लिए, उसके बाद आप किसी मंदिर की वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपको साइड में वो जूते दिखाई देंगे, राइट। सो ये कैसे होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ दीज एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम्स ऐप की एक प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, कि और उसके बेसिस पे आपको पास रिकमेंडेशंस आती है। तो इस तरह के एल्गोरिदम को, दुनिया में बहुत तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, इस तरह के एल्गोरिदम को कहा जाता है रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, ठीक है। अब रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जो है, चाइना उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ लेकर आ रहा है, ठीक है, और चाइना दुनिया की पहली कंट्री है जो इस तरह का लॉ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें समझा अपन, तो मैनेजमेंट प्रोविजंस रिलीज्ड बाय साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना lay down the processes and mandates for the regulation of recommendation algorithms। recommendation algorithm क्या करता है? It helps the user navigate information overload and presents content that it deems more relevant to the user। यही होता है। ऐसे तो इंटरनेट पे हजारों तरह की इंफॉर्मेशन है, कई तरह के वीडियोस हैं, मगर जो चीज़ आपको देखना पसंद है इंटरनेट आपको वही प्रेजेंट करता है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? रिकमेंडेशन एल्गोरिदम की वजह से। These algorithm learns from user demographics। तो ये देखता है कि बंदा जो एक्सेस कर रहा है, क्या उसकी एज है, क्या उसके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, किस तरह की वीडियोस को वो बार बार देख रहा है, लोकेशन ऑफ द यूज़र, यूज़र कहाँ से है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट ज़्यादा दिखाया जाता है। अगर आप चाइना का यूट्यूब खोलोगे तो वहाँ पे चाइनीज़ वीडियोज़ ज़्यादा दिखाई जाएंगे। इंटरेस्ट ऑफ अदर यूजर्स एक्सेसिंग सिमिलर कॉन्टेंट, ठीक है, टू डिलीवर कॉन्टेंट। देखो होता है ना, आपने कुछ एक देखना शुरू किया, उससे लिंक्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपने कभी एक गाना देखना चालू किया, उससे रिलेटेड सारे, अगर आपने कोई लव सॉन्ग चला लिया, ज़्यादातर आपको जो रिकमेंडेड लिस्ट में वो सारे लव सॉन्ग्स ही दिखाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सब इस एल्गोरिदम की वजह से पॉसिबल होता है। दिस लिमिट्स यूजर ऑटोनॉमी। अब इसके फायदे तो हैं मगर इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? आप वही देख पाओगे ना, आपके आसपास ऑप्शंस वही दिखाई देंगे जो यूट्यूब को लगता है या लेट से इंटरनेट को लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है। कंटेंट तो बहुत सारा है बट आपके सामने ऑप्शंस में दिखेगा वही जो उनको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस लिमिट्स यूजर ऑटोनॉमी, क्योंकि आपको बाकी कंटेंट देखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, राइट, कि आप बैठ के सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा अरिजीत सुनते हो लेकिन एक दिन आपका मन बेयोंसे को सुनने का है, तो क्या होगा? आपको बेयोंसे सर्च करना पड़ेगा, आपके ऑप्शंस में तो कहीं दिखाई देगा नहीं वो पेज पे, राइट। तो अब बेयोंसे आपको पता है तो आप सर्च करके निकालोगे, नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एवर, कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह का कुछ भी म्यूजिक होता है, ठीक है।
तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइजेज एल्गोरिथमिक ऑडिट्स एंड सुपरविजन। तो अब ये जो लॉ क्या कहता है, ये कहता है एल्गोरिथम्स की ऑडिट होनी चाहिए, एल्गोरिथम्स को जो रेगुलेटर्स है उनको चेक करना चाहिए और सुपरवाइज करना चाहिए। इसके अलावा ये कहता है कि यूजर शुड बी अलाउड टू ऑडिट एंड चेंज द यूजर टैग्स। तो ये कहता है कि इंटरनेट में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि इंटरनेट वालों को या सर्विस प्रोवाइडर्स को बताना चाहिए कि आपके एल्गोरिथमिक प्रोफाइल ये है, हम आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और आप चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपको बताएंगे कि देखो हम आपको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, आपकी ये 5 चीज़ों में पसंद है, आपको स्पोर्ट्स के वीडियोस देखना पसंद है, आपको पॉलिटिक्स के वीडियोस देखना पसंद है, या आपको पर्टिकुलर बॉलीवुड वीडियोस देखना पसंद है, आपको ये तरह का म्यूजिक, आपको 90s के गाने सुनने पसंद है, और फिर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि अरे नहीं, मुझे 90s के गाने मैंने बहुत सुन लिया, मुझे नहीं सुनने, तो आप इस तरह का वीडियो मुझे मत दिखाना आगे से। ठीक है, सो यू कैन चेंज द यूजर टैग्स एम्प्लॉयड बाय द एल्गोरिथम्स टू फिल्टर कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड टू देम। थ्रू दिस द ड्राफ्ट एम्स टू लिमिट क्लासिफिकेशन दैट द यूजर फाइंड्स ऑब्जेक्शनेबल। अब क्या होता है, कई बार आप इस तरह का कंटेंट देखोगे जो आपको बिल्कुल देखने का मन नहीं है, गलती से आपने कहीं क्लिक कर दिया और बार बार वो एड्स आ रहे हैं आपके पास। अब आपको ऑब्जेक्शन है उससे कि आप नहीं चाहते कि वो एड्स आपके पास आए, बट आ रहे हैं क्योंकि एल्गोरिदम ने पकड़ लिया कभी, है ना। तो इन सब को चीज़ों को आप ये एलिमिनेट कर सकते हो। बट चाइना है, लॉ बनाया तो चाइना अपना टच तो देगा ही। तो चाइना ने क्या टच दिया है, चाइना कहता है कि एल्गोरिदम प्रोवाइडर्स हैव टू अपहोल्ड मेन स्ट्रीम वैल्यू ओरिएंटेशंस, vigorously disseminate positive energy and advance the use of algorithms in the direction of good। तो ये कहता है कि एल्गोरिदम वालों को इस तरीके से अपने एल्गोरिदम डिजाइन करने चाहिए कि वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए, ठीक है, और एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाए। ये वेग वर्डिंग्स बेसिकली किस लिए है, चाइनाज अटेम्प्ट एट डिसुएडिंग एनी डिसअफेक्शन टू द पार्टी। तो चाइना जिस तरह का कल्चर प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि चाइना जो है वो पॉप कल्चर को डिसुएड करना चाहता है, तो नहीं चाहता चाइना कि फिर एल्गोरिदम जो है वो आपको पॉप वीडियोस की तरफ लेकर जाए। चाइना थोड़ी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करना चाहता है, तो चाइना चाहता है उस तरह के वीडियोस ज़्यादा दिखाई दिए जाए। चाइना अपनी पार्टी के प्रति लॉयल्टी बढ़ाना चाहता है, तो एंटी पार्टी वीडियोस ना दिखाए जाएं। इस तरह का एटमॉस्फेयर बेसिकली इंटरनेट को रेगुलेट करना चाहता है कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो उस तरह की चीज़ें दिखाए, आप वही पढ़ें, वही देखें, वही सुने जो पार्टी चाहती है कि आप सोचें, सुने, देखें। ठीक है, ओके, चलिए आज का नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट्स बास्केट, व्हाट इज हैपनिंग। तो एग्री एक्सपोर्ट्स बास्केट मतलब हमारे यहाँ से बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। और देखो इंडिया के साथ एक क्लासिक प्रॉब्लम क्या है कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आप हमारा एक्सपोर्ट बास्केट देखोगे तो हम क्या, गेहूँ, चावल, ठीक है, टी, कॉफ़ी, प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, बेसिक क्रॉप्स, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, प्रोसेस्ड गुड की। ठीक है, आप रॉ कपड़ा एक्सपोर्ट करोगे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या लिवाइस की जीन्स एक्सपोर्ट करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। लिवाइस की जीन्स ज़्यादा पैसा केटर करके देगी। तो हमेशा प्रोसेस्ड गुड की वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये आर्टिकल भी इसी बारे में बात करता है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी तक रॉ रहे हैं, बट हमें धीरे धीरे अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे काम करना चाहिए। जो प्रोसेस्ड गुड्स हैं, जो गुड्स को, फूड आइटम्स को प्रोसेस करके हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एनकरेजिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का क्या टारगेट है, 2022 तक $60 बिलियन। ठीक है, और आज की तारीख में टोटल एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चरल गुड्स का शेयर कितना है, 11%। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय फोकसिंग मोर ऑन वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि ये बड़ा है, 2015 में $17.8 बिलियन था, 2019-20 तक ये $20.65 बिलियन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग का शेयर बढ़ा नहीं है, फूड प्रोसेसिंग का कंपोनेंट बढ़ा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू बी डन। सो इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एग्रीकल्चर। जब हम कहते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी एग्रीकल्चर, मतलब जो रॉ फूड के एक्सपोर्ट्स के बजाय या रॉ क्रॉप्स के एक्सपोर्ट के बजाय हम प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट उसको कुछ लैक्स हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, द डोमेस्टिक प्राइस इज हायर देन द वर्ल्ड रेफरेंस प्राइसेस। तो दुनिया भर में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आप महंगा बनाओगे तो महंगा बेचना पड़ेगा, महंगा बेचोगे तो खरीदेगा कौन जब उसको सस्ते में मिल रहा है, तो राइट। दूसरी बात कि कुछ बाकी कंट्रीज भी काफ़ी सारे रोड़े अटकाती है, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे
मैंडेटरी प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन बाय एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या है कि आपका जो एक्सपोर्टेड गुड्स है उनको एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस लेंथी भी होता है, कॉस्टली भी होता है, एक्सपोर्टर्स को उसका पैसा देना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा कंपलसरी स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेशन कुछ कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एक्सपोर्टर्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स की प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास कंसिस्टेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं है। उसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर के साथ हैं, जिनसे हमें जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस्ड फूड का जो एक्सपोर्ट शेयर है वो उतना बढ़ नहीं पा रहा है। एंड द ऑथर सेज दैट दीज हैव टू बी काउंटर्ड, ठीक है। यूएसए ने अपना ये हमने पहले भी बात की, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत कुछ छूट हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलती थी यूएसए से, जो उसने विड्रॉ कर ली है अब, ठीक है। यूएसए में एक एडिशनल हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। तो ये सारे बेसिकली रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं, कुछ पॉलिसी बॉटलनेक्स हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं, जिनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स उतने ग्रो नहीं कर पा रहे। बट फूड प्रोसेसिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड इंडिया कैन डू अ लॉट बेटर, दैट्स व्हाट द आर्टिकल सेज। चलिए, ये तो बात हुई स्टोरीज़ की, आज के हमने स्टोरीज डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कल देखो हम एमी अवार्ड्स पे बात कर रहे थे, फिर हमने बात की ऑस्कर्स पे, और क्वेश्चन ये था कि पहले इंडियन जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, और काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है और काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग उसके साथ साथ, मतलब जवाब तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया रिसीव्ड द ऑस्कर अवार्ड फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर द मूवी गांधी, ठीक है, इन 1983। तो ये तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, इसके साथ की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों ने दी है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने उसके साथ ये भी बताया कि पहला ऑस्कर किसे मिला था, कुछ लोगों ने बताया ऑस्कर के साथ पहला ग्रैमी किस इंडियन को मिला था, ठीक है। तो यही जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अब आपको कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको 5-6 फैक्ट्स और मिल जाएंगे उसके साथ साथ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ साथ उसके और भी फैक्ट्स देख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छा वैल्यू एडिशन है। मुझे भी कमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड, कीप इट अप, एंड आई बिलीव दैट दिस एंटायर प्रोसेस इज एडिंग वैल्यू टू यू गाइज ऑल्सो, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन क्या था कि आज हम बात कर रहे हैं, अच्छा, आज हमने बात की कि नए एयरफोर्स चीफ चुने गए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय देश में आर्मी चीफ कौन है और नेवी चीफ कौन है, ठीक है। तो एयरफोर्स चीफ के बारे में हमने बात की, आप मुझे बताएं कि इस समय इंडिया में चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ कौन है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ठीक है। तो ये आप अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, एंड आई विल सी टू इट एंड रिस्पॉन्ड by tomorrow with some new stories. Till then, take care, goodbye, and keep reading.